हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना है जो हमारे घर में लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो आप एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं, पंखे, कूलर, ईच एंड एवरीथिंग, इट इज़ ओनली द फिनोमिना नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है किसको? फैराडे को। तो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर। माइकल फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले उन एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे इंडक्शन होता है। बात कर रहे हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, देखें ज़रा। देयर इज अ क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यू नो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स दी स्मॉल करंट्स। तो इसको आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, यहां पे एक बार मैग्नेट रखा उन्होंने। मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अभी ये यहां पे रखा है, ये यहां पे रखा है, नो वन इज मूविंग। तो व्हाट ही डिड, जैसे ही उन्होंने देखा कि इस बार मैग्नेट को आगे चलाया, जैसे ही ये मोशन में आया, इस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आया। नाउ व्हेन ही मूव्ड इट अवे, उन्होंने फिर देखा दोबारा इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आया है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को रिवर्स करके रख दिया। इधर इसका साउथ पोल, इधर इसका नॉर्थ पोल। पहले नॉर्थ पोल पास लाए थे, अब कौन सा पोल ला रहे हैं पास? साउथ पोल। जैसे ही मैग्नेट पास आया, इसका मोशन शुरू हुआ, फिर से देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, बट पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। जो नॉर्थ पोल में डायरेक्शन था पास आने पे, साउथ पोल के पास आने पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अपोजिट है। आपको पता है ना, गैल्वेनोमीटर दो साइड पे डिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही जब इसको दूर ले गए, फिर से डिफ्लेक्शन आया, बट अगेन इन अपोजिट डायरेक्शन। अकेले मैग्नेट से नहीं, उन्होंने देखा जब मैं लूप को इसके पास ले जा रहा हूं मैग्नेट के, तब भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, और लूप को दूर ला रहा हूं, फिर से डिफ्लेक्शन आ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही मोशन रोक दिया गया, इनमें से कोई भी नहीं चल रहा, तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0। इसका मतलब या तो जब मैग्नेट चले या लूप चले, उसी टाइम पे करंट आता है, उसी टाइम में कोई डिफ्लेक्शन इसमें आता है। इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और कर लिया। इस एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, अब मैग्नेट नहीं लिया, एक करंट आपकी एक क्लोज लूप ली, इसके साथ गैल्वेनोमीटर को उन्होंने अटैच किया, एक और लूप ली, इस लूप के अंदर उन्होंने एक बैटरी लगा दी। देखा गया जैसे ही इस लूप को पास लाए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। जैसे ही इस कॉइल को दूर लेके गए, गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन आया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब इसका मोशन हुआ, फिर से डिफ्लेक्शन आया, पर जैसे ही मोशंस को रोक दिया गया, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, कोई करंट नहीं था। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया फैराडे ने? थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक लूप ली, फिर से इसको अटैच किया गया गैल्वेनोमीटर के साथ। देयर इज अनदर लूप, इसको अटैच किया उन्होंने बैटरी के साथ, और यहां पे एक लगा दिया स्विच। अब किसी का मोशन नहीं कराया, मोशन नहीं कराया तो देखा गया डिफ्लेक्शन कितना था गैल्वेनोमीटर में? 0। फिर उन्होंने स्विच को क्लोज किया। जैसे ही क्लोज किया, उन्होंने देखा एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन आया, और फिर हो गया 0। फिर उन्होंने स्विच को बंद किया। जैसे ही स्विच को
क्लोज कर दिया, अगेन ही सॉ द डिफ्लेक्शन, एक इंस्टेंट के लिए डिफ्लेक्शन आया और फिर से कितना हो गया 0। तो जैसे ही बंद किया डिफ्लेक्शन, जैसे ही ओपन किया डिफ्लेक्शन, पर अगर ये कंटिन्यूस क्लोज्ड या ओपन है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। अब इन सब का एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी चैप्टर में आगे देखेंगे, अभी के लिए इसको नोट करें। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या था, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इट इज the measure of magnetic field lines passing through a given area, कि एक गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसका ये मेजर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पढ़ा था E डॉट ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B डॉट एरिया वेक्टर। फॉर स्मॉल एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, डी फाई विल बी इक्वल टू B डॉट डी ए, ठीक है। आपको पता है ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मेजर है किसका, फील्ड लाइंस का पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ए क्या है, दिस इज एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो भी एरिया होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यू ऑल नो फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बी क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट की बात करें तो फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट टेस्ला, एरिया मीटर स्क्वायर। तो बच्चों फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर, वेबर इज द एसआई यूनिट, ठीक है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है फ्लक्स का क्या, मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर। ध्यान में रखें, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ध्यान में आप इनको रखें, अच्छे से नोट करें, फिर कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं इस पे, बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। Find flux through area if, इस एरिया से आपने फ्लक्स निकालना है if, फर्स्ट पार्ट एरिया इज इन XY प्लेन, सेकेंड पार्ट एरिया इज इन YZ plane,
एंड थर्ड पार्ट एरिया इज इन एक्स जेड प्लेन। तीनों अलग अलग पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एरिया किस प्लेन में है, एक्स वाई। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड। तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना है 2, इसके परपेंडिकुलर जेड, तो डायरेक्शन के कैप। फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों बी डॉट ए, बी कितना है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद एरिया विच इज 2k कैप। तो बच्चों फ्लक्स इज बी डॉट ए, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, 8 वेबर। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट में एरिया किस प्लेन में रखा है, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स। तो एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i कैप, फ्लक्स इज बी डॉट ए, बी इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद एरिया विच इज 2i कैप। i डॉट i 1, बाकी 0 हो जाएंगे, 4 वेबर। ऐसे ही थर्ड पार्ट कर देते हैं बच्चों जल्दी से। थर्ड पार्ट में एरिया किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड के परपेंडिकुलर y होगा, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, आपका एरिया है 2j कैप। फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, बी कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2j कैप। अब बच्चों j डॉट j 1, बाकी हो जाएगा 0, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 वेबर। ईजी है क्वेश्चन, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, फाइंड फ्लक्स थ्रू रिंग of area of radius 2 meter lying in first part xy plane, second part yz plane, third part प्यारे बच्चों zx plane। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। रिंग का आपको रेडियस दे रखा है, तो एरिया निकल जाएगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो रिंग का एरिया आ गया 4 पाई मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में रिंग कहाँ रखी है, एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया एक्स वाई में है, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर के कैप में। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू 4 पाई के कैप। फ्लक्स इज बी डॉट ए, बी कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर 4 पाई के कैप। ठीक है बच्चों, k डॉट के 1, इट विल बी माइनस 24 इंटू पाई वेबर। वेरी इजी। चलो अगले 2 पार्ट भी जल्दी से आप लोग कर दीजिए बच्चों। सेकेंड पार्ट में ए रिंग है वाई जेड प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर आएगा x, तो एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना है एरिया 4 पाई, किस में है x में, तो i कैप। फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट ए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 4 पाई आई कैप। अब आपको पता है आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 12 पाई वेपर। लास्ट पार्ट बच्चों, एरिया वेक्टर विल बी, मैग्नीट्यूड में है एरिया 4 पाई और जेड एक्स प्लेन में इसके परपेंडिकुलर जे कैप, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी
विच इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट विद एरिया विच इज 4 पाई j कैप। j डॉट j बच्चों हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये 8 पाई आपका वेबर। ठीक है बच्चों, आई होप बात एकदम क्लियर है। इजी क्वेश्चन है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक और फ्लक्स का क्वेश्चन क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ रीजन वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस as b vector is b is equal to मैग्नीट्यूड वाइज दे रखा है b नॉट r, where r equal to radial distance from center is the radial distance from z axis। ठीक है बच्चों, find flux through a ring of radius r centered at origin and lying in xy plane। चलो बच्चों करें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरिएबल है, कितनी है b नॉट इंटू आर। आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस। कहां से देखें, एक्स वाई प्लेन बना लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कहता है एक रिंग है ऐसे, इसमें से टोटल फ्लक्स निकालना है। यहां पे आर वेरी करना शुरू होगा, इधर जेड एक्सिस है ना, आर जेड एक्सिस से डिस्टेंस है। इधर को यहां पे देखिए ओरिजिन है बच्चों, तो जहां ओरिजिन है वहां मैग्नेटिक फील्ड आर 0 0। जैसे जैसे ये आर रेडियस बढ़ता जाएगा, ये इसका टोटल रेडियस है, सेंटर से छोटा आर डिस्टेंस दूर आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चों, वेरिएबल है। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। फ्लक्स आपका होता है बी डॉट ए, पर जो बी की वैल्यू है वो हर डिस्टेंस पे अलग अलग है। तो क्या करना होगा, यहां से बच्चों x डिस्टेंस पे आप एक थिन रिंग मान लेंगे। ये हमने एक थिन सी रिंग मान ली है बच्चों, जिसकी विड्थ है कितनी dx। ठीक है, अब ये थिन है तो हर जगह डिस्टेंस बराबर ले सकते हैं। इसके थ्रू हम फ्लक्स निकालेंगे और टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो किस में से हमने फ्लक्स निकालना है, इस थिन रिंग में से। फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, स्मॉल फ्लक्स का b डॉट डी ए। इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। b मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b नॉट इंटू आर। हम सेंटर से किस डिस्टेंस पे ले रहे हैं, x, तो r कितना हो जाएगा x। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, z एक्सिस में, k कैप में। डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, एरिया कौन सा, जिसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं। किसके थ्रू निकाल रहे हैं, इस थिन रिंग के थ्रू।
इसका एरिया कितना होता है, थिकनेस, इसको खोल देंगे बच्चों तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनता है ना, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी, जितनी इसकी विड्थ है dx, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग 2 पाई रेडियस, रेडियस कितना x, तो एरिया वेक्टर आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 पाई x इंटू dx, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर k में, k डॉट के 1 इंटीग्रेट करना है बच्चों, b नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर dx। x कहाँ से कहाँ तक, x हमेशा ऐसे लिए जाता है ना कि पूरी रिंग कवर हो जाए, तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ बनेगा, फिर एलिमेंट का रेडियस बढ़ता जाएगा, सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, रेडियस के बराबर, तो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू r 2 पाई b नॉट, x का एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, r है r क्यूब बाई 3, दिस विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रिंग। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर का नाम है। इसका मतलब समझेंगे कि होता क्या है। बच्चों क्या है इसमें, कहता इफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग through a closed loop changes, then an electric potential gets generated in a loop. The potential generated is called induced EMF and current which appears in loop is called induced current। देखें बच्चों क्या मतलब है, कहता है कि अगर कोई भी एक क्लोज्ड लूप है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, अगर वो समय के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप चेंजेस, तो लूप के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो वही पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब लूप क्लोज्ड है ना बच्चों, उसमें पोटेंशियल आया, और आपको पता है अगर क्लोज लूप में पोटेंशियल है तो करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट आता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड है जो शुरू में हमने बात की थी। देखें हमने कहा था एक लूप है बच्चों, थोड़ा सा समझने की अच्छे से कोशिश करें। यहाँ पे क्या लगा था, एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट के कुछ नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इससे कुछ लाइंस पास करेंगी और कुछ पास लूप से नहीं करेंगी बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट।
अब जैसे ही मैग्नेट आगे आ जाएगा, थोड़ा सा मैग्नेट को आगे मूव करा दिए, मैग्नेट पास आ गया बच्चों, यहां पे आ गया। जैसे ही प्यारे बच्चों ये मैग्नेट पास आ जाएगा तो ये जो लाइंस बाहर से पास कर रही थी ये भी सब अंदर से जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हो क्या रहा है, इस मैग्नेट के मोशन के कारण इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब प्यारे बच्चों ये मैग्नेट पास आ रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और जब ये दूर जा रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, इसीलिए इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। यही तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फंडा है कि एक क्लोज लूप से पास होने वाला फ्लक्स जब चेंज होता है तभी इस लूप में करंट जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, जिनको इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको पता है, जब पास आता है एक डायरेक्शन है, दूर जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, जब दूर जा रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। किस बार में कौन सी डायरेक्शन आएगी अभी आगे कवर करेंगे, इन अ लॉ नोन एज लेंज लॉ। ठीक है, इसके मोशन से भी आपको पता है, अगर मैं मैग्नेट को मूव ना कराऊं और कॉइल को मूव कराऊं तब भी इसमें डिफ्लेक्शन आता है ना, करंट आता है। क्यों? जब ये पास जाएगी तो इससे लाइंस जो पास हो रही हैं वो इंक्रीज होंगी, दूर जाएगी मैग्नेट से तो इससे पास होने वाली लाइंस कम होंगी, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था फैराडे का, वो भी देख लीजिए। फर्स्ट लूप गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सेकंड लूप थी जिसमें क्या लगा था, बैटरी। अब जैसे ही ये आपको पता है करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। जब ये पास जाएगी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो ज़्यादा इसके थ्रू पास करेंगी, तो बच्चों इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। तो वही बात है, अगर पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। थर्ड जो आपका था बच्चों कि यहाँ पे क्या लगा है, एक स्विच। अभी स्विच ओपन है, जैसे ही स्विच को क्लोज कर देंगे इसमें करंट फ्लो एकदम से शुरू होगा, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसकी जनरेट होंगी वो इससे पास करेंगी तो इसमें करंट आया। पर अगर अभी स्विच कंटिन्यूसली क्लोज्ड है तो जो इससे फील्ड लाइंस जितनी निकल रही हैं उनमें से कुछ इसमें से पास कर रही हैं पर वो कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्विच क्लोज्ड है और कोई मोशन नहीं हो रहा, जो भी लाइंस इससे निकली वो इससे पास हुई तो फ्लक्स सब कांस्टेंट है। जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे एकदम से फील्ड लाइंस कितनी हो गई, जीरो, तो इसमें से भी पास होने वाली जीरो, इसमें से एकदम से फ्लक्स चेंज हो गया, एकदम से फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें एक मोमेंटली डिफ्लेक्शन आया जो फिर कितना हो गया बच्चों, जीरो। आई होप बात आप समझ गए हैं, इसको नोट करें। तो बच्चों फैराडे ने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि यस देयर इज सम काइंड ऑफ इंडक्शन ऑफ अ करंट। अब उन्होंने एक मैथमेटिकल लॉ दिया कि कितना करंट इंड्यूस होगा, नोन एज फैराडेज लॉ। क्या कहता है बच्चों ये लॉ, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द मैग्नीट्यूड of induced EMF in a closed loop is equal to time rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या कहता है कि जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई इंड्यूस्ड,
उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो हम एक्सपेरिमेंट से भी देख चुके हैं। कितना होगा? d∅dt। और एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ d∅dt। अब ये माइनस क्या बताता है बच्चों? नेगेटिव साइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ induced current in accordance with Lenz law। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारे को देता है। क्या है लॉ? अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। ओके, अगर n टर्न्स हैं लूप में तो क्या हो जाएगा बच्चों? n से मल्टीप्लाई, E इंड्यूस्ड विल बी माइनस ऑफ n d∅dt। और इंड्यूस्ड करंट कितना होता है? E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो माइनस ऑफ 1/r d∅dt। दिस विल बी योर इंड्यूस्ड करंट। आई होप बच्चों फैराडेज लॉ आप समझ गए हो। तो फैराडेज लॉ से हम क्या समझते हैं कि ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब समय के साथ फ्लक्स चेंज हो। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्लक्स चेंज हो कैसे कैसे सकता है। नेक्स्ट इज मेथड्स to change flux या मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों लेट्स सी के फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स होता कितना है? B.A दैट इज BA cos थीटा। साफ साफ दिखाई देता है फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, या एरिया को चेंज करें, या थीटा को। सबसे पहला वे क्या है? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ? विद टाइम। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, मान लीजिए क्लोज्ड लूप है। क्या है ये? क्लोज्ड लूप। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है B। नाउ इट स्टार्ट्स चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा बच्चों। फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड वे क्या है? बाय चेंजिंग एरिया थ्रू विच फ्लक्स इज पासिंग। इस बात को समझें बच्चों। मान लें इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ट्स, यू नो वेल। यहाँ पे एक लूप है, ठीक है। इसका अब रेडियस बढ़ने लग जाए, पहले इसका कुछ ये रेडियस था, अब रेडियस स्टार्ट्स टू इंक्रीज। अब रेडियस इतना हो गया, फिर रेडियस और बढ़ गया, इट इज एक्सपेंडिंग एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग तो इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। वो एरिया लूप का जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, पहले इस एरिया से पास हो रहा था, अब इस वाले से हो रहा है, अब इससे हो रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है ना, जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है।
हमें पूरे रीजन से मतलब नहीं है, हमने क्लोज्ड लूप के अंदर से देखना है कितनी फील्ड है। तो ये एरिया बढ़ गया तो क्लोज्ड लूप से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस होगा। एरिया अकेला ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज हो, इट कैन स्टार्ट टू रिड्यूस, कम भी होता जाएगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। कोई और वे हो सकता है एरिया से? बिल्कुल, एक वे और देखते हैं बच्चों। मान लें इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरफ? इनवर्ड्स, ठीक है। एक लूप है क्लोज्ड लूप, ये इधर को चलने लग गई, इट स्टार्ट्स मूविंग। अब ये जब एंटर करेगी तो बच्चों अभी इतने एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, और एंटर जब करेगी ज़्यादा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ता जाएगा जिससे फ्लक्स पास हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस केस में ईएमएफ होगा इंड्यूस। अब थोड़ी देर में लूप चलते चलते इसके अंदर पूरी तरह से पहुंच गई। अब इतने एरिया से फ्लक्स जा रहा है और आगे थोड़ी सी चली भी जाए तो भी जितना एरिया है वो पूरा अंदर ही है, तो वो एरिया जिससे फ्लक्स जा रहा है चेंज नहीं हो रहा। चाहे लूप यहाँ ले लूँ मैं, चाहे यहाँ ले लूँ, सेम एरिया, सेम मैग्नेटिक फील्ड तो सेम फ्लक्स, तो बच्चों कोई चेंज नहीं हो रहा। इस केस में नो ई इंड्यूस्ड, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब जब बच्चों ये लूप बाहर जाने लग गई तो ये जो एरिया है जिससे फ्लक्स पास हो रहा है इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो बेटे एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आ गई बात? थर्ड वे क्या है फ्लक्स को चेंज करने का? बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ लूप, लूप का ओरिएंटेशन को चेंज करना। व्हाट डज इट मीन? देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये क्लोज्ड लूप है, दिस इज अ क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जितनी भी फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, बी ऐसे, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ मान लेते हैं, दोनों में एंगल 0, cos 0 इज 1। जैसे ही मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया तो बेटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई, थीटा चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने और शिफ्ट कर दिया तो बी इधर था, एरिया वेक्टर ऐसे था, तो बी और ए में एंगल हो गया 90, cos 90 0, तो फ्लक्स हो गया 0। तो अगर ये लूप घूमने लग जाए तो बी और ए में कंटिन्यूसली एंगल का चेंज होगा, एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर एज वेल। आई होप बच्चों ये लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर है, इसको अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेंस लॉ लेके आऊँगा और उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोगों को फ्लक्स की और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल बच्चों। बाय बाय।